everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, JET, and MATSNAP and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash course, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CAT and MATSNAP, IFT and non-CAT exams because I want to discuss one very important topic, coordinate geometry. Guys, काफी लोग coordinate geometry को इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं guys, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड मैं अगर आपको बताऊं तो आप शायद थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे. CAT 19 में इनडायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चंस इसके आए थे, मैंने चेक किया है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम कैट, नॉन कैट में भी इसका काफी यूज होता है. एग्जाम्स लाइक स्नैप, सीमैट, ये एग्जाम्स क्या करते हैं, ये एग्जाम्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, बट ये चाहते हैं कि डाइवर्स वैरायटी ऑफ टॉपिक से आ जाए क्वेश्चंस. तो इवन स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, स्नैप, सीमैट वगैरह. ठीक है, एंड अदर एग्जाम्स लाइक टिसनेट, एसआरसीसी, जीबीओ, सीडी वगैरह भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गाइस इग्नोर मत करो, आप काफी इजी चैप्टर है. एंड मुझे लगता है कि इसमें टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, नॉन कैट में तो बन ही नहीं सकता, इवन कैट में भी ज्यादा नहीं बना सकते लोग. तो ये एक तरह से आपका स्कोर बूस्टर होता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट्स होते हैं, फॉर्मुलेज होते हैं, वही आपको पता होने चाहिए. तो काफी स्कोरिंग मुझे काफी फेवरेट अच्छा लगता है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो गाइस बारे में बात करेंगे. वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो गाइस, क्योंकि काफी लोग जो उस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, उनकी भी हेल्प कर दो. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि अब कैट खत्म होने वाला है. कैट के बाद मैं और वीडियोस बनाऊंगा. ठीक है, नॉन कैट पे मेनली फोकस रहेगा, तो वीडियो की फ्रिक्वेंसी काफी बढ़ जाएगी. अभी काफी टाइम से वीडियो कम अपलोड कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. चलो गाइस, से पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. हम लोग रिवीजन करेंगे पूरा कोऑर्डिनेट का. इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब आपका हर क्वेश्चन निकलेगा. ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है अपना, ये पता होता है लोगों को. ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है. ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वाला होता है, ये पार्ट हमारा नेगेटिव वाला होता है एक्स में. सिमिलरली ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है. अगर बात करें, मान लो कोई कोऑर्डिनेट्स है 1 1. ठीक है, एक्स कॉमा वाई से कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो 1 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो एक्स हमारा 1 है, तो ये हमारा 1 हो गया. एंड वाई हमारा अगर 1 है, तो ये हमारा 1 हो गया. तो ये हमारा कार्टेशियन ऐसे प्लॉट करते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक चीज है. ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट का प्लॉटिंग ऐसे होती है. ठीक है, और ये हमारा जो होता है, ये क्वाड्रेंट हमारे होते हैं इसके, जो हमारा ये हमारा होता है ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्स एंड वाई पॉजिटिव है हमारे. ये देख ही रहे हो कि ये भी हमारा पॉजिटिव हो रहा है, ये भी हमारा पॉजिटिव हो रहा है, तो ये रीजन हमारा पूरा पॉजिटिव का होता है. ये हमारा होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा y पॉजिटिव होता है क्योंकि y ऊपर है, x हमारा नेगेटिव होता है. ठीक है, तो ये हमारा y पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, x हमारा नेगेटिव होता है. सिमिलरली यहाँ पे हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव है. यहाँ पे हमारा क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. साफ साफ दिख रहा है कैसे, ये रीजन देखो आप, यहाँ पे x क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव, इसलिए ऐसा हुआ है. ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है ये. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं गाइस, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है. डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई होता है जहां पर 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे x1 y1 एंड x2 y2. ठीक है, मान लो कहा जाए ऐसे करके नंबर ले लेते हैं 1. ठीक है, फर्स्ट नंबर का कंसेप्ट हमारा है. मान लो कोई 2 कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 एंड 4 5. बोला गया कि डिस्टेंस क्या है दोनों की, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. कभी भी 2 कोऑर्डिनेट्स हो, मान लो 2 3 एंड ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो उसकी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कर दो. ठीक है, तो ये हमारा हो गया x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस कोई. यहाँ पे x1 x2 में कुछ अगर कंफ्यूजन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो कि स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो जाता है वो. ठीक है, बस ये है कि x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस करके अंडर रूट कर दो. ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला की. सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा कोऑर्डिनेट्स निकालता है रेशियो में, किसी रेशियो में अगर लाइन डिवाइड हो रही है. मान लो एक लाइन है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन. अभी हम इंटरनल की बात कर रहे हैं. x1 y1 एंड x2 y2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं. ये पॉइंट P है मान लो, या कोई पॉइंट P, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे. ठीक है, x y, इसको डिवाइड करती है मान लो ये लाइन m/n में. ये मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं डिवाइड कर रहे हैं पूरी लाइन को m/n रेशियो में. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n.
m प्लस n, x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा my2 प्लस ny1, ठीक है, अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा mx2, मतलब m यहां पे है तो उसका x2 ले रहे हैं हम लोग, ऐसे देखो, ठीक है। ऐसे ही ny1, ठीक है, n हमारा y1 ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं जो है, ये याद रखना आप। m यहां पे तो उसके m के बगल वाला नहीं ले रहे हैं, m के उधर वाला ले रहे हैं हम लोग, ऐसे याद करो, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये फॉर्मूले याद रख लो। थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बोल दे रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा, बाकी नोट करते रहो, कॉपी में बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो फिर से बोल देता हूँ, x कोऑर्डिनेट हो गया mx2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड y हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए x, ये p पॉइंट के। अगर कोई लाइन को रेशियो में डिवाइड किया गया m/n के, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरनल डिवीजन, क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं ना। अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल डिवीजन की, मान लो हमारा है ऐसा कुछ लाइन हो रही है, एक लाइन है, ठीक है, मान लो ऐसे यहां तक लाइन थी a और b, उसका पॉइंट है हमारा p यहां पे है, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमारा m है, इतना हमारा ये रेशियो m है, ठीक है, ये पूरा n है, ठीक है। मतलब एक्चुअल लाइन हमारी ab थी, हमने बाहर कोई पॉइंट लिया एक्सटर्नली p, तो ये हमारा अगर m है, ये हमारा n है, तो हमारा जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे, p मान लो x5 मान लो, a मान लो x1 y1 एंड b मान लो x2 y2, ऐसे मान लो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इसका हमारा तब फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस हो जाता है बस, mx2 माइनस ny1 nx1 अपॉन m माइनस n, ठीक है, x कोऑर्डिनेट mx2 माइनस ny1 nx1, ठीक है, सब x ही है, अपॉन m माइनस n, ये x के लिए ना, दोनों x ही है, ठीक है। y का हमारा हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन, ये हमारा हो जाएगा n माइनस n, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन, ये समझ लो कि एक्सटर्नल डिवीजन हो कैसे रहा है, ये लाइन m और ये पूरा हमारा n है, ठीक है, तब होता है ये। अगर सब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दो मेरे फॉर्मूलेज हो गए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइंस की। स्ट्रेट लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइंस एंड स्लोप वगैरह की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस स्ट्रेट लाइन में जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती है उसकी फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। स्लोप के टर्म से जो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो उसको भी अगर कंपेयर करो आप, उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, ये m हमारी स्लोप होती है, ठीक है, स्लोप होती है हमारी m। इसको अगर हम लोग और लिखें अच्छे से तो हो जाएगा by इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स, ठीक है, या लिख दो by इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। तो हमारी जो स्लोप आ गई ये आ गई माइनस ए बाई बी, ठीक है, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में एम हमारी स्लोप होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो पॉइंट्स होते हैं, दो मतलब दो टाइप की होती है। वन पॉइंट फॉर्म होती है क्वेश्चन। वन पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट ले लेते हैं, आपको दो एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और आपको स्लोप दी रहेगी एम। आपको तब निकालना होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। एम आपको दी गई स्लोप, ठीक है, और x1 y1 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। कभी भी आपको एक कोऑर्डिनेट दिया गया है और आपको बोला गया कि एक स्लोप दी गई, तो आपको बोलेगा इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन निकालो, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इसको बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये हमारा हो गया वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन का। और इसी में टू पॉइंट फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है, सब स्लोप आपको दी नहीं होती, स्लोप भी निकालनी होती है। मतलब कोई दो कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं x1 y1 एंड x2 y2, तब आपसे बोले कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या करोगे, स्लोप का जब बेसिक फॉर्मूला होता है वो देख लो। कभी भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो, ठीक है, x1 y1 x2, तो स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये स्लोप होती है m, ये होती है हमारी स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बस हमको कुछ करना नहीं है, टू पॉइंट फॉर्म जो ये है वही है, यहाँ पे m को रख देंगे हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की,
y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1, ये ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी स्ट्रेट लाइन से केस में। अगर हमारा एक कोऑर्डिनेट दिया गया है और एक स्लोप दी गई है m, तो आप निकाल लोगे सीधे y माइनस सेवन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स ही दिए गए हैं खाली और आपको बोला गया फाइंड द क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन, सो आप करोगे y2 माइनस y माइनस सेवन इक्वल टू y2 माइनस सेवन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x, मतलब आपने करा क्या है, आपने m की वैल्यू रख दी है बस। ये स्लोप याद रखना, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस सेवन अपॉन x2 माइनस x1 होता है स्लोप का फॉर्मूला। और ये जो स्लोप होती है tan थीटा, ठीक है। कभी एंगल दिया हो तो हमारा ये होता है स्लोप, ठीक है। मतलब कोई ये एक्स एक्सिस से एंगल बनता है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है कोई तुम्हारी ऐसे, तो ये एंगल जो होता है ये tan, ये स्लोप होती है हमारी, ठीक है। ऐसे करके जा रहा होता है एंगल जो, ठीक है, ये स्लोप होती है हमारी। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, हमेशा ऐसा करके बनता है एंगल, ठीक है, मतलब एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज थीटा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। एम इक्वल टू tan थीटा भी होता है और ये एम हमारा पता है y2 माइनस सेवन अपॉन x2 माइनस x1। कभी कभी वो एंगल पूछ लेगा, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा, आपको बोलेगा कि फाइंड द एंगल, ठीक है, थीटा निकालने को बोलेगा, जो एंगल बन रहा होता है एक्स एक्सिस से, ठीक है, ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन। तो आप यहाँ से m निकाल लो, फिर m को इक्वेट कर दो tan थीटा से, और वैल्यू भी m की ऐसी आ रही होगी कि आपका थीटा आराम से डिग्री में निकल आएगा, ठीक है, ऐसी आ रही होगी वैल्यू। जैसे मान लो आपका ये रेशियो आ रहा होगा 1, तो थीटा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, पता है tan 41 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिक अगर पता है तो आप कर लोगे, तो ज्यादा कुछ फॉर्मुले है नहीं, ठीक है, यही सब मेनली है। और एक तरीका और बता देता हूं, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइन है मान लो, ठीक है, इसके बीच एंगल निकालना है। मान लो इसकी इक्वेशन दी गई है कुछ ax1 प्लस by1 प्लस c, इसकी इक्वेशन दी गई है ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है। मतलब ये आप ये ऐसे मानो कि अगर इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप m2 है, ठीक है, तो एक तरह से स्लोप का ही काम होता है। तो tan थीटा जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये मॉड में होता है, इसको मॉड में रखो, ठीक है। तो याद रखना आप कभी भी एंगल बिटवीन द टू लाइन से क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये चीज भूलना मत गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, कभी कभार आपको एंगल दे देगा, एक उसकी स्लोप दे देगा, और स्लोप m1 m2 डायरेक्टली नहीं देगा, आपको कह देगा दो लाइन्स हैं, एक है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक बोल देगा 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। फिर आपको बोल देगा फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो आप क्या करोगे, आप यहां से पहले वाले से स्लोप निकालोगे। स्लोप पता है क्या होता है, y स्क्वायर mx प्लस c, तो उस फॉर्म में कर दो आप इसको, x का कोफिशिएंट निकालना है हमें, है ना, तो इस फॉर्म में कर दोगे आप। दिखाया दो कैसे करना, काफी लोग समझ नहीं पा रहे होंगे अभी भी। तो क्या करोगे आप, 3y इक्वल टू हो गया माइनस 2x माइनस 5, y हो गया 2x बाई 3 माइनस 2x बाई 3 माइनस 5, m आ गया ना आपका माइनस 2 बाई 3, ये लेना साइन के साथ देना। आपको बस कंपेयर करना है y इक्वल टू mx प्लस c से, m आपका हो गया माइनस 2 बाई 3, तो m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, रख दो, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर एंगल ना निकल रहा हो तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, वो tan इनवर्स ऑफ जो आपका ये आया है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स भी हमने कवर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज कर लेते हैं, हमने कर लिया क्या क्या, हमने सेक्शन फॉर्मूला कर लिया, स्ट्रेट लाइंस डिस्कस कर ली, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, एंगल बिटवीन द टू लाइंस डिस्कस कर लिया, ठीक है। काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, बट अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं। तो वो मिड पॉइंट एंड सेंट्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए, एसआरसीसी में डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर लाइन है मान लो x1 y1 x2 y2 से कोऑर्डिनेट्स हैं, अब बोलेगा कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट ही क्या होंगे। मेरे को बेसिक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 सीधे एंड y1 प्लस y2 बाई 2 दूसरे कोऑर्डिनेट, तो x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सीधे, तो x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर से बता देता हूँ, समझ में नहीं आया तो x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, बोलेगा मिड पॉइंट निकालने, मिड पॉइंट मतलब मिडल इक्वल रहेगा ना दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, आपका ये हो गया, ठीक है। सेंट्रॉइड निकालना है कभी ट्रायंगल का, मान लो कोऑर्डिनेट्स दिए x1 y1 x2 बाई 2 x3, बोलेगा सेंट्रॉइड अगर ट्रायंगल निकालो तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए मिड इसके सेंट्रॉइड के, ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, आपको आना चाहिए कि कभी लोग फंस जाते हैं उसमें, उसके लिए लंबा मेथड अपनाते हैं गाइस। कभी भी कोऑर्डिनेट्स दिए हों, चाहे आपको एरिया निकालना है बाउंडेड रीजन का, अगर रीजन बाउंडेड है, मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, x4 y4, ऐसे करके जितने भी दिए हों, बट एरिया अगर रीजन बाउंडेड है तो उसका एरिया निकल आएगा आराम से। इसको बोलते हैं हम लोग शू लेस फॉर्मूला। मान लो हमारा मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, 3 से ट्रायंगल बनेगा क्लोज्ड एरिया, तो मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे इसका तरीका देखना, ऐसे लिख दो x1 y1, उसके नीचे लिख दो x2 y2, उसी साइक्लिसिटी में लिखना, ठीक है, x3 y3, जो ऊपर लिखा है फर्स्ट में उसको फिर से नीचे लिखना, ठीक है, फिर से लिखना x1 y1। या आपको समय करना, चाहे वो 3 का आपका दिया हो, चाहे आपको 6 पॉइंट दिए हो, तो आप 6 पॉइंट लिखोगे, उसके नीचे फर्स्ट वाला फिर से लिखोगे, ठीक है, ये करना। फिर आपको ये करना है ऐसे x1 x2 x2 x3 x2 y सॉरी x1 y1 x2 y2 है ना, ये y2 है, x3 y3 है, फिर x1 y1 है, तो x1 y2 x2 y3 x3 y1 ऐसे क्रॉस रहेगा। तो उसका तरीका होता है 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, x1/2 जो एरो दिख रहा है ना, प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1, ठीक है, माइनस, अब ये अलग, ये ऐसे, ठीक है, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, ये पूरे मॉड रहेगा, ठीक है, पूरे मॉड रहेगा क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। तो ये आपको 1/2 इंटू, फिर से दिखा देता हूँ, वो साफ साफ रिजल्ट में नहीं आ रहा तो केवल लिख देता हूँ फिर से, x3 y3 और x1 y1 फिर से हमने रिपीट किया, बोला ना, तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई, इसका एडिशन, ठीक है, जैसे हमने किया x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक है, 1/2 पूरा बाहर है, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। इसको सॉल्व करके 1/2 करके अंदर ही मॉड ले लेना कि नेगेटिव आना नहीं चाहिए, एरिया का भी नेगेटिव थोड़ी होता है, ठीक है, 1/2। ये आपका सब में काम करेगा, चाहे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे दे, चाहे आपको 5 कोऑर्डिनेट्स दे दे, चाहे आपको 3 दे दे, ठीक है, 3 से कम में तो एरिया ही नहीं क्लोज होगा, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा एरिया निकल आएगा। तो काफी लोग को अगर 3 कोऑर्डिनेट्स देते हैं, मान लो किसी ने दे दिया, ठीक है, मान लो 2 3 4 5 5 7 ऐसे बोल दिया कि 3 कोऑर्डिनेट से ट्रायंगल के फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ये तरीका बहुत इजी लगता है, इससे आप आराम से निकाल लोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कुछ लोग कहते हैं कि डिस्टेंस निकाल लो सबकी, फिर हीरोज फॉर्मूले लगा दो, लंबा फॉर्म, तो आप 3 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आप उसके हीरोज फॉर्मूला लगाओगे, तो इससे चाहिए कर लो डायरेक्टली, ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर इससे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोलिनियरिटी देख लेते हैं क्या होती है गाइस, अच्छे से वीडियो देखो और शेयर करो ज्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई अगर 3 कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियरिटी मतलब होती है कोई पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करें, जब पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइन करेंगे तो उसका एरिया 0 आएगा, क्योंकि एक ही लाइन में लाइन कर रहे हैं, नाम से समझ में आता कोलिनियर, लीनियर है लाइन में एक, ठीक है। मान लो अगर 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, अगर एक ही लाइन में लाइन करेंगे, मान लो A है, ये B है, ये C है, तो इसके 3 तरीके होते हैं प्रूव करने के कोलिनियर है। तो आप क्या कर सकते हो, AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस ये बराबर होगी AC डिस्टेंस के, अगर ये कोलिनियर है, होगी कि नहीं होगी, बस ये आपका इससे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है कोलिनियर का कि इनका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, 0 आएगा तो कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो नहीं कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा ना। तीसरा तरीका क्या होता है, इसकी स्लोप जो किसी भी 2 कोऑर्डिनेट्स की स्लोप ले लो, देखोगे इक्वल आएगी वो, क्योंकि एक लाइन में स्लोप एक होगी। अगर AB या BC की स्लोप देख लो, या AB और AC की स्लोप देख लो, इक्वल आएगी। तो 3 तरीके होगा कोलिनियरिटी प्रूव करने के, फिर से बता रहा हूँ, कोलिनियर वाला 3 पॉइंट्स बोला गया है, ठीक है, तो AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल टू AC डिस्टेंस, तो कोलिनियर है वो, ठीक है। दूसरा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो तो कोलिनियर है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है हाँ स्लोप वाला केस, ठीक है, स्लोप बराबर आएगी, किसी भी 2 कोऑर्डिनेट्स को ले लो, उनकी स्लोप बराबर आएगी, क्योंकि एक ही लाइन में लाइन कर रहे हैं वो, ठीक है। ये हमारा हो गया कोलिनियरिटी। तो इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे आते हैं कि कोई दे देगा आपको, मान लो आपको दे दिए 1 2
2a एंड 3 5, बोलेगा कि दे आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सीधे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, ए के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दो, आपका ए आ गया। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं कि एक वेरिएबल दे देगा, पूछेगा इसकी वैल्यू निकालो। या तो आप क्या करो, इन दोनों को लेके स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन दोनों को लेके स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, तब भी आ जाएगा। ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनकी स्लोप जो होती है वो बराबर होगी, पैरेलल नहीं होगी, वो कभी आगे बीट नहीं करेंगी। तो m1 इक्वल टू m2 होता है। ठीक है, स्लोप होती है पैरेलल लाइंस की स्लोप, दो लाइंस अगर पैरेलल है उनकी स्लोप बराबर होगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस की अगर बात कर ही रहे हैं तो डिस्टेंस देख लेते हैं। कोई दो इक्वेशंस हैं, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। ये याद रखना, अगर लाइन पैरेलल है तो कोफिशिएंट दोनों के बराबर आएंगे। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस जो होती है, दो लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस होती है, वो होती है c1 माइनस c2। ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना आप। ठीक है, दो हमारी जो लाइन होती है उसकी फॉर्मूला ये होता है मॉड, ऊपर मॉड भी लगेगा गाइस। ठीक है, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती कभी। तो याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये ऐसे दे देगा, एक क्वेश्चन देगा x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरी देगा 2x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब कहोगे यार ये कैसे, तो 2x 2y को कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हमारा हो गया बराबर। तो आपको ये कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे दोनों के, क्योंकि आप एक किया ना ax प्लस by ax प्लस ये सेम होना चाहिए अगर पैरेलल लाइन से। तो ठीक है, तो ये आपका होता है तो ये आपका आ जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल है तो। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस होती है वो। और देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है अभी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो x1 y1, यहां देख लेते हैं करना, x1 y1 कोई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इक्वेशन हमारी मान लो ax प्लस by प्लस c, बोलेगा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करेगा तो क्या करोगे, फॉर्मूला का होता है ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब आपने x1 y1 को रख दिया, यहाँ पे यहां रख दिया आपने x1 y1 को। ठीक है, और आपका बस आ गया आंसर, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड कर देना, क्योंकि निगेटिव नहीं आना चाहिए अभी। ठीक है, ऊपर नीचे तो निगेटिव आएगा नहीं, ऊपर तुम्हारा नेगेटिव नहीं चाहिए, मॉड कर देना इसको। तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। और परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं उनकी स्लोप का रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। बहुत इंपॉर्टेंट है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो आपको बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, कहेगा फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हैविंग द कोऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट्स xy एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ऐसे बोल देगा। तो आपको ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एक पॉइंट आपको दिए गए हैं और बोला गया कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर किसी लाइन की परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप जो होगी, मान लो कुछ स्लोप होगी m2, तो हमारी एक्चुअल लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, m1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 अपॉन m2 कर दो। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने अगर पढ़ रखा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर ये बार आपने पढ़ लिया तो आपको इजी रहेगा, टफ नहीं होता है। मैं सच बता रहा हूँ, लोग पढ़ते नहीं, बस बात ये है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसी को क्लियर कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है इस टाइम पे, एक कॉन्करेंसी होती है। एक कॉन्करेंट लाइंस मतलब होता है, कॉन्करेंट पॉइंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट से लाइन पास हो रही हो तो उसे बोलते हैं कॉन्करेंट। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्करेंट लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन सेम होता है सारी लाइंस का, ये लाइन ये लाइन ये लाइन सबका एक ही होता है। तो आपको 3 लाइन दे देगा ऐसे, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 8 इक्वल टू 0 प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड बोल देगा ax प्लस 3y इक्वल टू प्लस 7 इक्वल, क्या देगा, ये 3 लाइंस कॉन्करेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब क्या करोगे, कॉन्करेंट अगर लाइन से तो एक ही पॉइंट से पास होंगी ना, तो क्या करो, इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो पॉइंट का। मान लो आगे इंटरसेक्शन 3 4, मतलब ये 3 4 अब 3 4 जो इंटरसेक्शन आया है, ये लाइन भी इसी से तो पास होगी क्योंकि कॉन्करेंट है। तो 3 4 रख दो यहाँ पे, आपको ए मिल जाएगा, बस आपका आंसर आ गया। तो कॉन्करेंट लाइंस
निकल आई आपकी, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्करेंट वाला पार्ट भी खत्म हो गया कि कॉन्करेंट वाले भी आ जाए, ठीक है। मैं मैक्सिमम सब चीजें खत्म कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी रह नहीं जाएगा। नॉन कैड में तो उसके अलावा आ ही नहीं सकता कुछ। आपने ये वीडियो देख लिया तो समझ लो, ये वीडियो देखो, फिर इसके टाइम मटेरियल से सॉल्व कर लो क्वेश्चन, या कहीं से भी कर लो आप सॉल्व, आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन कुछ नहीं है, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है, ठीक है, ये समझ लो आप। और कॉन्करेंट लाइंस भी होंगे तो उसका एरिया भी जीरो आएगा, क्योंकि एक ही लाइन से पास हो रही है, जीरो आएगा इसका एरिया, ठीक है। अब देख लेते हैं बट रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट। मान लो फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ 1 2 थ्रो द लाइन 2x + 3y + 5 = 0, ऐसे बोल दी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, उसका मिरर इमेज, ठीक है। जैसे मान लो कोई लाइन है ऐसे पास हो रही है, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो 2 3 है, बोलेगा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालो इस लाइन के अकॉर्ड, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर इमेज होगी, तो यहीं पे इसी डिस्टेंस पे लाई करेगी। जितनी डिस्टेंस 2 3 की इस लाइन से है, ये मान लो एच के पॉइंट है रिफ्लेक्शन कोई, इसकी डिस्टेंस भी यहाँ से इतनी होगी ना, तो ये कंसेप्ट है। तो एक नॉर्मल अगर देखें, अगर ये लाइन मान लो 2x + 3y ना हो, ऐसे कोई x = 4 हो, मान लो x = 4 हो और 2 3 यहाँ पे हो, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 2 3 2 7 मान लो, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो क्या आएगा, वो इसका रिफ्लेक्शन तुम्हारा आ जाएगा 2 और 7 अगर माने तो 7 का बिल्कुल -7 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये जाएगा 2 और -7, बट यहाँ पे तो x सी स्ट्रेट है, इसलिए ईजी हो गया। वैसे केस में स्ट्रेट ईजी नहीं होगा, जब इक्वेशन होगी उसका तरीका बताते हैं क्या है। मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अगर कोई लाइन x = 4 है, उससे अगर रिफ्लेक्शन निकालना हो तो क्या होगा, 7 का -7 हो जाएगा वो, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, -2 है ना, ये 2 है, x जाएगा ना, x का -2 हो जाएगा, 7 तो 7 ही रहेगा, y एक्सिस है ना, y एक्सिस है, तो ये 7, ये हाइट तो सेम ही रहेगी ना इसकी, ये 2 का -2 हो जाएगा बस, ठीक है। मतलब यहाँ पे x = 4 ना मानो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 4, क्योंकि 2 यहाँ थोड़ी आ जाएगा जब 4 यहाँ पे है तो, ठीक है। मैं समझ रहा था ये x है, ठीक, कंफ्यूज हो गया था। चलो तो ये देख लेते हैं, अब समझ आपको आ गया होगा। इसको क्लियर करके आपको बताते हैं कि लाइन के अकॉर्डिंग कैसे रिफ्लेक्शन निकालना होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आता है एग्जाम में, लाइन के अकॉर्डिंग कैसे निकालना होता है। मान लो कोई, फिर से बना लेता हूँ, कोई लाइन है और उसके पॉइंट से अगर मान लो XY है, बोले कि इसका रिफ्लेक्शन निकालना है आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मान लो HK, ठीक है। तो क्या करोगे आप, आपको 2 स्टेप अपनाने होते हैं। पहला तो ये कि जो मिड पॉइंट होगा HK और XY में, वो लाई करेगा इस लाइन में, क्योंकि जितनी डिस्टेंस यहाँ से है उतनी डिस्टेंस यहाँ से है। तो पहला आप करो, मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकाल लो और रख दो। तो इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो कोई इक्वेशन है 1 2, कोई पॉइंट है 1 2 मान लो, और इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0। इसके हमको अगेंस्ट निकालनी है रिफ्लेक्शन, और हमारे मान लेते हैं रिफ्लेक्शन HK है, तो हमारा मिड पॉइंट क्या आ गया, h + 1/2 एंड k + 2/2, ये हमारा आ गया मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट लाई करेगा इसमें, हमने बोला हुआ है आपसे, क्योंकि यहीं पे तो पढ़ रहा है वो। XY से कंफ्यूज होगा इसलिए हमने 1 2 लिया हुआ है, XY को मान लेते हैं 1 2 है वो, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया कि हम इसको रखेंगे यहाँ पे, तो इसके में एक क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, ये लाइन जो है, ठीक है, और ये XY और HK से एक लाइन बनेगी ना, मान लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो उसकी स्लोप m1 × m2 = -1 होगा। तो ये स्लोप की लाइन क्या होगी, स्लोप की लाइन तुम्हारा -2x उधर चला गया, 3 नीचे आ गया, -2/3 -2/3 इंटू इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ये अगर 1 2 और h के ले लें, 2 - k / 1 - h, ठीक है, 2 - k / 1 - h = -1। तो यहां से हमारा HK में एक इक्वेशन आ गई, और एक क्वेश्चन हम मिड पॉइंट से ले चुके, बस 2 क्वेश्चन आ गई HK में, सॉल्व करके h और k निकाल लो। फिर समराइज कर रहा हूं, पहला स्टेप क्या है, मिड पॉइंट निकालो HK के टर्म्स में और रख दो लाइन में, जो लाइन दी गई है। दूसरा स्टेप क्या है, स्लोप परपेंडिकुलर करा दो, m1 × m2 = -1, तो आपका वो भी हो गया, 2 आपके हो गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आ गया, इसके में आपका रिफ्लेक्शन आ गया। लोग बहुत हाई फाई समझते हैं इसको कि यार रिफ्लेक्शन तुमको आता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो आएगा क्या, ईजी है, बिल्कुल हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो गाइस हमने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, मेरे ख्याल से कोई कंसेप्ट बचा नहीं है, ठीक है। अब कॉन्करेंसी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कॉन्करेंट विद द लाइंस इतना एंड इतना, 3x + y = 2। मान लो क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज कॉन्करेंट विद द लाइंस 3x + y = 2 एंड x + 4y + 3 = 0, और परपेंडिकुलर है वो एक लाइन से x + 2y + 4, मैंने बोला था ना ऐसे होते हैं क्वेश्चंस।
तो कॉन्करेंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो इंटरसेक्शन के। मान लो ए बी आ गए, ठीक है, तो आपको पॉइंट मिल गया। एंड परपेंडिकुलर इस लाइन के वो, तो इस लाइन की स्लोप अगर मान लो हमारी क्या है x+2y, तो -1/2 स्लोप है। दूसरी की स्लोप क्या हो जाएगी, m1 × m2 = -1 हो जाएगी। तो दूसरी की स्लोप निकाल लो आराम से, क्योंकि परपेंडिकुलर बताया गया। तो एक पॉइंट आ गया, एक आपका स्लोप आ गया, आपका क्वेश्चन आ जाएगा 1 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। तो गाइस मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। आप अच्छे से वीडियो देखो फिर से एक बार, आपको आज आइडिया हो जाएगा। मैं बता देता हूँ क्या क्या मैंने कवर किया है। फॉर्मूले से मैंने कवर किया डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला दोनों, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू लाइंस कवर करा है मैंने। उसके अलावा मैंने किया परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन की डिस्टेंस निकाल लियो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, एक चीज और आती है, कभी भी कोई कोऑर्डिनेट दिया हो और पूछे कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा वही करना। पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया मैंने, एंगल बिटवीन द टू लाइंस बता दिया, दोनों की स्लोप्स बता दी, और स्लोप का एंगल का फॉर्मूला बता दिया, स्ट्रेट लाइंस समझा दी, कोलिनियरिटी कर दी कवर, कॉन्करेंट लाइंस कवर कर दिया, मिड पॉइंट कवर कर दिया, सेंट्रॉइड कवर कर दिया, रिफ्लेक्शन कवर कर दिया, सब कुछ कवर हो गया गाइस। इसके अलावा भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपने ढंग से तो वीडियो नहीं देखा है, या वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है सब कुछ, बट जब तक खुद नहीं करो तो नहीं आएगा। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये गाइस आप वीडियो देख लो कैट के पहले ही, आप कैट को हल्के मत लो। मैं बता रहा हूँ आपसे, कैट में लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो देख लें, ठीक है। चलो गाइस शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है गाइस काम करने का, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। अगर फ्री मॉक्स देने कैट, एनमैट, स्नैप, IFT, डिस्नेट, सीमैट, CET सबके फ्री मॉक्स दे दो, और मॉक्स कॉम्बो पैक देख लो, काफी अच्छे मॉक्स हैं कॉम्बो के, फायदा रहेगा आपको। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।